Okay, hello and welcome to the third unit of Fundamentals of Management subject of second year of BBA. Okay, here we are, but where's the screen? Okay, here's the screen. Let's start studying. Wait a second. Yeah, this should be fine. I hope you all can hear me. Yeah, let's start. थर्ड थर्ड यूनिट सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग है. ठीक है, इसमें ये 8 टॉपिक्स हैं टोटल. कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओवरव्यू देख लेते हैं. Concept and process of organizing. Organizing is the process of arranging people, resources to work together in achieving organizational goals. सिंपल वर्ड्स, काम को तोड़ना, लोगों को असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है. तेरे के इवेंट कॉलेज का तू डिसाइड करेगा किस बंदे को माइक संभालना है, किस टीम को डेकोरेशन करनी है, किस ग्रुप को इनविटेशन देना है. ये सब ऑर्गेनाइजिंग का रियल लाइफ वर्जन है. ओके, हम रिकॉर्डिंग ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको ब्रेक डाउन करना और डेलीगेट करना ड्यूटीज़ मेनली. मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग: वर्क को डिवाइड करना, कौन क्या करेगा. पीपल को असाइन करना, पीपल को असाइन करता है, रोल्स और अथॉरिटीज़ भी असाइन करना इसके अंदर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. रिसोर्सेज को अलाइन करना, राइट प्लेस एंड राइट यूज़. टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करना. ओके, ऑर्गेनाइजिंग के मेन फंक्शंस ये हैं कि वर्क को डिवाइड करना, कौन क्या करेगा ये डिसाइड करना, रिसोर्सेज और टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बूस्ट करना, और रिसोर्सेज को भी अलाइन करना, राइट प्लेस और राइट यूज़. ओके, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आ सकती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, सबसे पहले क्या काम करना है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एक्सेट्रा. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर काम को एक एक कैटेगरी में डालना है, डिपार्टमेंट्स बनाना. ओके, सबसे पहले क्या काम करना है वो डिसाइड करना, फिर उसके अंदर में सब कैटेगरीज बना के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना कि कौन सा काम सिमिलर है, तो और इजी हो जाएगा काम बांटना. असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, फिर बांटना, काम किस बंदे या टीम को मिलेगा. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर देना कि वो बंदा डिसीजन ले सके. एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, हर लेवल पे रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन फिक्स करना. ओके, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, दूसरा है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या एक्टिविटीज़ करनी है, फिर ग्रुप कर लिया क्या सिमिलर जो भी चीज़ें हैं, फिर असाइनिंग द ड्यूटीज़. ओके, ड्यूटीज़ असाइन कर दी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर भी असाइन करना पड़ेगा, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. फिर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, हर लेवल पे रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन फिक्स करना. ये सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का. एग्जाम्पल है कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइजिंग. स्टेप पहला क्या होगा, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी, क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, डेकोरेशन, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन, होस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. फिर ग्रुपिंग करना, ऑल प्रमोशन वर्क इज इक्वल टू मीडिया टीम, मतलब एक पूरा प्रमोशन वर्क मीडिया टीम को दे दिया, पूरा डेकोरेशन वर्क एक डेकोरेशन टीम बना के अलग दे दी. ग्रुप कर दिया एक्टिविटीज़ को. ठीक है, आइडेंटिफाई ग्रुप, IGAAR, एगार. ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है एगार. आइडेंटिफाई ग्रुप, ए से असाइन, ए से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ओके, अथॉरिटी देना. असाइन करना है, राहुल को स्पॉन्सरशिप टीम लीड बना दिया, ये असाइन कर दिया उसकी हमने ड्यूटी. अथॉरिटी, राहुल कैन अप्रूव स्पॉन्सर डील्स, उसको बोल दिया कि तुम स्पॉन्सर डील्स अप्रूव कर सकते हो. रिलेशनशिप, राहुल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स टू मेन फेस्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब रिलेशनशिप मतलब कि हो गया एक दूसरे को रिपोर्ट करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना एक दूसरे के बीच, रिलेशंस. ओके, ह्यूमन रिलेशंस. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, क्लैरिफाइज वर्क एंड अथॉरिटी, समझ आ रहा है कि हाँ कौन क्या करेगा, क्लियर होता है. अवॉइड्स डुप्लीकेशन, एक ही काम बार बार नहीं होता कि एक बंदे को कुछ असाइन कर दिया तो वो वही करेगा, इससे अवॉइड्स डुप्लीकेशन. इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. बूस्ट एफिशिएंसी, रिसोर्सेज का फुल यूज़ होता है. हेल्प्स इन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होने लगता है स्मूथली. 5 mark exam ready answer. Organizing is the process of identifying activities, grouping them, and assigning duties and delegating authority to achieve goals. Identifying activity process ही समझ लो, एक बार बता दिया. Identify, group, assign, delegation of authority, and last था relationships. Okay, it ensures clarity, efficiency, and better coordination in the organization. Okay, done है. Organizing helps convert plans into action by creating a clear structure for roles, responsibilities, and coordination. अगले टॉपिक से ये मत भेजना, इंस्टेड थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव नोट्स दे देना.
ओके, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। यूनिट 3 का क्या था? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझा, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, कंसेप्ट समझा उसका, कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस क्या था फिर से एक बार रिवाइज कर लें। एक बार आई से क्या था? आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनिंग ड्यूटीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप्स। ओके, टॉपिक 2 है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 3 का टॉपिक 2 है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जिसे स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बताता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल या सुपरवाइज कर सकता है। कुछ स्पैन मतलब होता है कुछ भी। स्पैन मतलब कैसे समझाऊँ? एक एक रेडियस रेडार टाइप का स्पैन, मतलब आपका कितना स्पैन है ना, मतलब कि इस एरिया में कवरेज है, जो भी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जिसे स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है कि आपका डायरेक्टली कितने लोगों पे कंट्रोल या सुपरविजन कर सकता है एक मैनेजर। ओके, इसका सीधा इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे पड़ता है। अगर स्पैन ज़्यादा होगा तो स्ट्रक्चर फ्लैट होगा। अगर स्पैन कम होगा तो स्ट्रक्चर टॉल या लेयर्ड बनेगा। ओके, अगर स्पैन ज़्यादा होगा तो स्ट्रक्चर फ्लैट होगा। ओके, अगर एक कोई मैनेजर का ज़्यादा स्पैन है तो ऐसा समझ लो ना, एक स्ट्रक्चर समझो। एक कोई मैनेजर है, उसका ज़्यादा स्पैन है, मतलब ज़्यादा लोगों पे उसका कंट्रोल है, तो ऐसा फ्लैट रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा। और अगर कम लोगों पे से एक इंसान एक ही दो एक से दो लोगों को सुपरवाइज कर रहा है तो टॉल रहेगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नंबर काउंट करना नहीं होता, ये डिपेंड करता है मैनेजर की कैपेसिटी, सबऑर्डिनेट्स का नेचर, काम की कॉम्प्लेक्सिटी और अवेलेबल कम्युनिकेशन टूल्स पे। ओके, टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन दो तरह के होते हैं। वाइडर स्पैन, एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये वाइडर स्पैन का है। वाइडर बताया ना, वाइडर स्पैन एक ऐसे समझ लो एक ट्री टाइप का, बट जो फैमिली ट्री में ज़्यादा बच्चे भी होते हैं ना किसी कई कई लोगों के, तो वो वाइडर स्पैन। एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, कॉस्ट कम लगता है, कम मैनेजर्स चाहिए रहते हैं क्योंकि, लेकिन कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऑफकोर्स कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। लेकिन एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, कम्युनिकेशन जल्दी होती है, कॉस्ट भी कम लगता है क्योंकि ज़्यादा मैनेजर्स नहीं चाहिए रहते। नैरो स्पैन, एक मैनेजर के अंडर कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, बेटर सुपरविजन मिलता है लेकिन स्ट्रक्चर टॉल हो जाता है। ज़्यादा लेवल्स होने से डिसीजन स्लो होते हैं, ज़्यादा लेवल्स होने की वजह से डिसीजन स्लो होते हैं एंड कम्युनिकेशन भी थोड़ा स्लो होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दो तरह के स्पैन है, वाइडर स्पैन और नैरो स्पैन। समझ आ गया है? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एबिलिटी ऑफ मैनेजर, अगर मैनेजर एफिशिएंट है तो ज़्यादा लोग हैंडल कर लेगा। कम कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, स्किल्ड एम्प्लॉयज ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस ले सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, रूटीन वर्क इक्वल टू वाइडर स्पैन, कॉम्प्लेक्स वर्क इक्वल टू नैरो स्पैन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल नैरो स्पैन, लोअर लेवल वाइडर स्पैन। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक जैसे ईमेल ऐप्स यूज़ हो तो स्पैन वाइड हो सकता है। ओके, इसको पढ़ लेना। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ईजिली, सोच लो एक कॉल सेंटर है जहाँ सुपरवाइज़र 15 एजेंट्स को हैंडल करता है। यहाँ का काम रेपिटेटिव है और सबको ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो यहाँ वाइड स्पैन ठीक रहेगा। लेकिन एक हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर सिर्फ 3 इंटर्न्स को सुपरवाइज कर सकता है क्योंकि काम कॉम्प्लेक्स है और हर केस अलग होता है, तो नैरो स्पैन ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्क, स्पैन बदल सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कहीं पे नैरो स्पैन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे वाइड स्पैन की। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इम्पैक्ट्स एफिशिएंसी, सही स्पैन होगा तो काम स्मूथ चलेगा। अफेक्ट्स कम्युनिकेशन फ्लो, ज़्यादा लेवल्स अगर रहेंगे तो स्लो रहेगा कम्युनिकेशन, कम लेवल्स रहेंगे तो फास्ट रहेगा कम्युनिकेशन। डिफाइंस कॉस्ट स्ट्रक्चर, वाइड स्पैन इक्वल टू कम मैनेजर्स इक्वल टू कॉस्ट सेविंग। ओके, अगर ज़्यादा वाइड स्पैन है तो कम मैनेजर्स रहेंगे तो कॉस्ट सेव होएगा हमारा। इम्प्रूव्स कंट्रोल एंड सुपरविजन, नैरो स्पैन में अटेंशन ज़्यादा मिलता है। शेप्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन से ही पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट है या टॉल। ओके, ये सब इंपॉर्टेंस भी याद रख लेना है हमें। कंक्लूजन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली impacts the efficiency, speed and control within an organization. A proper balance is necessary depending on the work nature, people involved and technology in use. A good manager always adapts the span based on the situation to ensure productivity without sacrificing control. Okay. यस, नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करते हैं हम। ये जो टॉपिक था इसका हो गया है, हम इसको तुरंत के तुरंत पीडीएफ भी बनाते जाएं क्या? आई डोंट नो, करते जाते हैं मेरे ख्याल से। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पानी कहाँ गया मेरा?
Anyways, moving on to the third topic of Unit 3, types of organization, line, staff and functional. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया आपने, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है और कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है. प्रोसेस क्या था, इगार से याद रख लेना. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिलेशनशिप्स. ओके, प्रोसेस कंसेप्ट लिख लेंगे. उसके बाद अभी क्या पढ़ा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं. वाइडर स्पैन होता है, एक नैरो स्पैन होता है. वाइडर स्पैन के बारे में बता देना कि स्ट्रक्चर जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन का वाइडर स्पैन में फ्लैट रहता है और नैरो स्पैन में टॉल रहता है. कम्युनिकेशन जो है फास्ट होता है वाइडर स्पैन में, नैरो स्पैन में कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो होता है. कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा रहता है, वाइडर स्पैन, क्योंकि कम मैनेजर रहते हैं तो कॉस्ट सेव होता है. नैरो स्पैन में कॉस्ट ज़्यादा लगता है. नैरो स्पैन में थोड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले हो जाता है. ये सब लिख देना है, बस रिवाइज करा रहा हूँ. टॉपिक 3, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है. लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल. Introduction. Every organization needs a structure to function smoothly. This structure defines how people work, who reports them, who reports to whom, and how decisions are made. Based on this, there are different types of organization structures. The most common are line, line and staff, and functional. तीन तरह के. Every organization needs a structure to function smoothly. This structure defines how people work, who reports to whom, and how decisions are made. Structure के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, types of organization के. Based on this, there are different types of organization structures. The three most common ones are line organization, line and staff organization, and functional organization. Each type has its own way of distributing authority, responsibility, and communication. Let's understand them one by one. Line organization. This is the oldest and simplest form of organization. It follows a straight chain of command from top to bottom. Line मतलब ये वाली line नहीं, ये वाली. पी लिया पानी. ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पढ़ते हैं. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट फॉलोज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेरी आवाज़ आ रही है ना सही से? ओके. फीचर्स, अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड. ईच पर्सन रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपीरियर. लाइन ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा फैला नहीं है, सीधा है. ईच पर्सन रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपरवाइजर, ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एक लाइन में है. Advantages: simple to understand and follow, clear responsibilities and discipline, quick decision making. Disadvantages क्या है, overburden on top management, no expert advice available, can become rigid and autocratic. Diagram, try to draw an exam. CEO, manager, फिर supervisor, फिर worker. Okay, CEO, manager, supervisor, worker. ये है line organization. Can become rigid and autocratic. Autocratic मतलब क्या, सिर्फ ऊपर वाला डिसीजन ले रहा है, आपका कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं है. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. दिस स्ट्रक्चर इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर लाइन ऑर्गेनाइजेशन. हियर स्टाफ स्पेशलिस्ट आर एडेड टू असिस्ट लाइन मैनेजर्स. लाइन कमांड, स्टाफ इक्वल टू एडवाइस. ओके, लाइन में लाइन मतलब होगा कमांड इधर पे एंड स्टाफ मतलब होता है एडवाइस. लाइन ऑफिसर्स हैव अथॉरिटी. स्टाफ ऑफिसर्स गिव एक्सपर्ट एडवाइस, फाइनेंस, HR, लीगल. बेटर डिसीजन मेकिंग विद टेक्निकल सपोर्ट. Advantages: expert advice improves quality, better coordination, efficient decision making. Conflicts between line and staff. Disadvantage हैं कि conflicts हो सकते हैं line और staff में. Confusion over authority, expensive due to specialists. Okay. डायग्राम है स्टाफ, HR, फाइनेंस, लीगल. स्टाफ और ऐड हो जाता है. CEO, लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर. यही है CEO, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर. वही CMSW. स्टाफ और ऐड हो जाता है, एक्सपर्ट एडवाइस साथ में हो जाती है, समझ लीजिए. डिसएडवांटेज क्या थे, कन्फ्यूजन ओवर अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, CCE. एडवांटेजेस: बेटर कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्ट एडवाइस improves quality. Okay. Functional organization. In this system, the work is divided based on specialization. Each function has a separate department like marketing, production, finance, etc. And employees may receive instruction from multiple bosses, functional heads. Features: division of work based on functions. इसमें मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें HR का डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का, R&D का अलग. डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन
function. Each specialist has authority in his field. Subordinates report to multiple bosses, violation of unity of command. Okay. Advantages है high efficiency due to specialization, increased productivity, better training of employees. Disadvantage है confusion due to multiple bosses, lack of discipline, coordination becomes tough. Okay. बट एडवांटेज क्या थे? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ज़्यादा अपनी स्पेशलाइजेशन में कोई इंसान काम करेगा तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी, और बेटर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय और हाई एफिशिएंसी. डिसएडवांटेज है कन्फ्यूजन ड्यू टू मल्टीपल बॉसेस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन बिकम्स टफ. डायग्राम बनाना है. सीईओ के अंडर है फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, तीन. फिर फाइनेंस के अंदर क्लर्क्स, प्रोडक्शन वर्कर्स, मार्केटिंग में सेल्समैन. ऐसा फ्लोई डायग्राम रहेगा. तो ये डायग्राम तो ज़रूर से ज़रूर बनाने हैं. सीईओ, लाइन मैनेजर, और लाइन में क्या था? सीईओ, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, CMSW. ओके. कंपैरिजन एट अ ग्लांस. बेसिस अथॉरिटी फ्लो किधर पे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल होता है अथॉरिटी फ्लो. लाइन एंड स्टाफ में लाइन प्लस स्टाफ रहता है. फंक्शनल में मल्टीपल हेड्स रहते हैं, मल्टीपल हेड्स. ओके. सिंप्लिसिटी, वेरी सिंपल रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. मॉडरेट रहता है, ये कॉम्प्लेक्स रहता है फंक्शनल. ओके. स्पेशलाइजेशन नहीं रहती. लाइन एंड स्टाफ में पार्शियल रहती है. फंक्शनल में फुल स्पेशलाइजेशन रहती है. ओके. कॉस्ट में लो कॉस्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हाई कॉस्ट है लाइन एंड स्टाफ. फंक्शनल है मॉडरेट हाई. हाई इसलिए है यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ बिकॉज स्पेशलिस्ट की ज़रूरत रहती है एडवाइस के लिए, उनको अपॉइंट करते हैं. डिसीजन मेकिंग क्विक रहता है यहाँ पे, बेटर रहता है क्योंकि एक्सपर्ट डिसीजन दे रहा है लाइन एंड स्टाफ में. और यहाँ पे स्लो रहता है क्योंकि मैनी हेड्स. ओके. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टेबल, इसको याद कर लेना. लाइन स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ और फंक्शनल, और ज़्यादातर पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करना है एग्ज़ाम में लिखने के लिए. एक बार समझ लिया लाइन क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, तो ईजिली अपने मन से भी लिख सकते हैं हम. क्योंकि ज़्यादातर BBA वाले एग्ज़ाम में, और स्पेशली RD-BB के एग्ज़ाम्स में, मेरे ख्याल से सिर्फ भरना ही शीट को पर्पस रहता है. क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आंसर शीट चेक कर रहा है वो आपका पूरा 50 पेज का आंसर शीट नहीं चेक करने वाला है. 600 बच्चे रहते हैं, एक दिन में रिजल्ट नहीं आ सकता है. और अगर आता है तो इसका मतलब समझिए वो पलटाएंगे 2 टिक, 5 से 6 सेकेंड बस देंगे वो एक पेज को आपके. तो समझिए. कंक्लूजन, चूजिंग द राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मेन बात है, आप ना अगर कुछ अच्छा वर्ड लिख रहे हो किसी आंसर में कि आपको लगता है हाँ वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उस आंसर से, तो उसको एक बार लाइन से वो कर दो, लाइन खींच दो उस पर, ताकि वो नज़र में आए उसकी, और उसको लगे कि अच्छा हाँ उसने वर्ड लिखा है मतलब उसको बनता है, तो आगे बढ़ते चले वो राइट टिक करके. शायद ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएं वैसे, वैसा करने से. बाकी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे पासिंग मार्क्स आने वाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार. क्योंकि आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से. ये वाले एग्ज़ाम में थोड़ा सा बस पढ़ रहा हूँ बिकॉज पिछले 2-3 एग्ज़ाम मेरे बॉर्डर लाइन पासिंग है बस, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा. पास हो जाऊँगा इतना है. चूजिंग द राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द साइज, गोल्स and nature of the business. While online organization is simple and fast, line and staff provides expertise. Functional organization focuses on specialization. Simple रहता है line organization, line and staff provides expertise. Functional organization focuses on specialization. Departments बन जाते हैं क्योंकि each has its strength and limitations and managers must use them wisely to ensure effectiveness. Okay. चलो नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं. यस. टॉपिक 4, ये थोड़ा लंबा यूनिट है आई नो, बट लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक 4 विच इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन आपने क्या क्या पढ़ा? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, और एक और चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? टॉपिक 3 क्या था? अच्छा, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल. ओके. अब है आता है डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल करो, मतलब इमेजिन करो कि फ्लो हो रही है डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल से नीचे वाले मैनेजर्स में. ओके. जैसे चॉकलेट फाउंटेन में धीरे धीरे ड्रिप होती है, वैसे ही इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन वेयर ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट. सेंट्रलाइजेशन में होता है सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेवल वाले लोग ही लेते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है. मेरे कॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है.
ओके 20 मिनट हो चुके हैं, समझ आ गया है आपको कि इन a decentralized system managers are at different levels like regional heads, department managers, etc. Managers रहते हैं अलग अलग levels पे, have the freedom to take decisions related to their area. This helps make the organization more flexible, responsive and democratic. Flexible, responsive and democratic. Democratic समझ आ गया है कि आप बहुत सारे लोगों के पास decision making powers है. Definition क्या है? Decentralization refers to the systematic delegation of authority throughout all levels of the organization. Systematic delegation of authority throughout all levels of organization is decentralization. Main features of decentralization क्या है? Decision making is shared, not restricted to top management. Multiple centers of power. Authority is distributed. Autonomy at lower levels. Managers and team get independence. Accountability is clear. Each manager is responsible for their decisions. Accountable होता है. Supports growth. Local branches or departments operate independently. ओके तो ये ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है. ऑटोनॉमी एट लोअर लेवल्स, अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर रहती है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज शेयर्ड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप मैनेजमेंट. ओके. एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग रहता है. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अथॉरिटी बांट दी है, आपने नीचे वाले मैनेजर को बोल दिया है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, तो वो बार बार आपके चौखट में नहीं आएगा कि सर मैं ये कर लूँ, सर वो कर लूँ. तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी. लोकल मैनेजर्स कैन एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर हेडक्वार्टर्स, जो मैंने बताया. रिड्यूसेस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट. सीनियर्स कैन फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इशूज़. स्ट्रेटेजिक मतलब लंबे समय वाले गोल्स. बेटर कस्टमर रिस्पॉन्स. लोकल ब्रांचेस नो लोकल नीड्स बेटर. ओके तो अगर कोई एक फ्रेंचाइजी है जिसने अपना ब्रांचेस खोल रखी हैं लोकल एरियाज़ में, तो वो इनके इश्यूज़, वो अब मुंबई में नहीं जाएंगे जबलपुर के इश्यूज़, तो जबलपुर वाले मैनेजर्स ही उसको कर लेंगे हैंडल, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं छोटे गांव वाले लोगों को. नहीं, जबलपुर गांव नहीं है. डेवलप्स लीडरशिप. मिड एंड जूनियर मैनेजर्स गेट ट्रेंड इन डिसीजन मेकिंग, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है. बेटर कस्टमर रिस्पॉन्सेज. लोकल ब्रांचेज नो लोकल नीड्स बेटर. इंक्रीजेज मोटिवेशन. ऑटोनॉमी मेक्स एम्प्लॉयज फील वैल्यूड, उनको भी लगता है कि हाँ हम भी वहाँ पे. Disadvantages of decentralization. Lack of coordination. Different units may go in different directions. Risk of wrong decisions is an important thing. Junior managers may lack experience. Higher cost. More managers needed, मतलब more salary plus resources. Inconsistent policy. Each brand may follow different rules. Difficult to control. Oversight becomes tough with too much freedom. Okay, मतलब उन पर ध्यान रखना और मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है कई बार. तो डिसएडवांटेजेस ये हैं, एडवांटेजेस ये हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का इतना याद कर लेना, आ गया तो सीधा सीधा लिख देना एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिकॉज आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद करना रहेगा. बेसिस सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग ओनली एट टॉप लेवल रहता है. सेंट्रलाइजेशन में जैसे हमें पता है, डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल्स में रहता है. स्पीड क्या रहती है? स्लोअर रहती है सेंट्रलाइजेशन की. डिसेंट्रलाइजेशन में फास्टर रहती है कि सब लेवल्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. फ्लेक्सिबिलिटी लेस रहती है सेंट्रलाइजेशन में. डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं. कॉस्ट लो रहता है सेंट्रलाइजेशन में. डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा हाई रहता है कॉस्ट, बिकॉज सब मैनेजर्स, मल्टीपल लेवल्स में मैनेजर्स रखने पड़ते हैं हमें, तो उनको हमें ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी ना. कंट्रोल रहता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन में, कंपेरेटिवली वीकर रहता है डिसेंट्रलाइजेशन में. सूटेबल फॉर स्मॉल साइज स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन सूटेबल है, बट लार्ज और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का ही अपनाना पड़ेगा मॉडल. ओके क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज लगती हैं. रियल लाइफ एग्जांपल है, इन अ सेंट्रलाइज्ड कंपनी लाइक ट्रेडिशनल बैंक, एवरी लोन डिसीजन नीड्स हेड ऑफिस अप्रूवल. ओके हर लोन के लिए हेड ऑफिस का अप्रूवल लगेगा. In a decentralized system like McDonald's, each franchising manager decides local officers, hiring, and operation as per local market while following brand policies. Okay, तो decentralized system का example हो गया McD. Centralized organization का example हो गया traditional bank. Conclusion: decentralization is essential in modern large organization as it improves flexibility, local responsiveness, and empowers employees. However, it requires trained personnel and clear communication systems to avoid chaos. A balanced approach, often called selective decentralization, is best for most businesses. Okay.
ओके डन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यस लिख देते हैं। और अगला टॉपिक हमें पढ़ाएगा चैट जीपीटी हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या? ओके चल गया। मेरे को लगा भाई तबीयत खराब हो गई चैट पगलू की। हाँ इसका नाम चैट जीपीटी नहीं चैट पगलू है। ओह ओके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वेयर डेलीगेशन कम्स इन। एक अकेला आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये कहने का मतलब है इन लोगों का। Delegation of authority is the process by which a superior manager gives part of their work and related authority to a subordinate. दो शब्द याद रखना है, superior and subordinate. Superior and subordinate. Superior है manager, subordinate है employee. So that the task can be completed effectively. एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा बांटना पड़ता है नीचे सबॉर्डिनेट को, ताकि काम जल्दी एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। इट हेल्प्स द मैनेजर फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक टास्क वाइल द सबॉर्डिनेट हैंडल्स रूटीन और स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है, मतलब अपने पीओ को दे दिया कि भाई ये काम है तुम ये कर लो इजी वाला, हमें और भी इंपॉर्टेंट काम है। डेफिनेशन, डेलीगेशन इज द प्रोसेस of assigning responsibility and authority. Delegation is the process of assigning authority and responsibility to subordinates and creating accountability for performance. Three key elements of delegation. Responsibility, काम करने की जिम्मेदारी. Superior assigns the task to the subordinate. तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी दे दी कि आप डिसीजन ले लो कुछ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप जिम्मेदार रहोगे, अकाउंटेबिलिटी होता है रिजल्ट देने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी होता है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप ही जिम्मेदार हो। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी उस काम को करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की जिम्मेदारी, सुपीरियर असाइंस द टास्क टू द सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी काम करने के लिए पावर देना, सबॉर्डिनेट गेट द राइट टू मेक डिसीजन एंड यूज रिसोर्सेज। अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है रिजल्ट देने की जिम्मेदारी, सबॉर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द आउटकम। अकाउंटेबिलिटी आता है आउटकम के बाद, आउटकम के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी, ये भी कह सकते हैं हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड, अथॉरिटी डाउनवर्ड, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड रहती है। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, रिड्यूसेस वर्कलोड ऑन मैनेजर्स, सीधी बात है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ट्रेन्स फ्यूचर लीडर्स, उनको बेटर डिसीजन मेकिंग, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, ट्रस्ट मिलता है तो काम इंटरेस्ट बढ़ता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, लोकल लेवल पर जल्दी डिसीजन हो जाते हैं। ट्रेन्स फ्यूचर लीडर, सबॉर्डिनेट सीख कर ग्रो करते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी, काम डिवाइड होने से स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का टाइम मिलता है। रिड्यूसेस वर्कलोड और मैनेजर्स के पास जब वर्कलोड रिड्यूस रहेगा तो उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स। बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं इसमें? लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स, हमें हमारे जूनियर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं है इसलिए लैक ऑफ ट्रस्ट। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, उनको ये डर लगता है कि भाई हमसे आगे ना निकल जाए और कंट्रोल हमारा पूरा खो जाएगा। इनसिक्योरिटी, हाँ बहुत सोचता है कि कहीं जूनियर बेटर, वही चीज़ आ गई थर्ड पॉइंट मैंने जो बोला, पढ़ा भी नहीं था। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। ओके। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या हर चीज़ को वर्सेस लगा के भाई एग्जाम में दे दोगे क्या? पॉइंट ऑफ डिफरेंस, स्कोप, इंडिविजुअल लेवल पे रहता है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है? डेलीगेशन एक इंडिविजुअल पे लेवल पे रहता है, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम देता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे रहता है। ओके। कंट्रोल रिटेन्ड बाय सुपीरियर, कंट्रोल जो है रिड्यूस्ड कंट्रोल एट टॉप लेवल। ओके। अथॉरिटी ट्रांसफ़र पार्शियल रहती है, टेम्परेरी रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन में फुल रहती है और परमानेंट रहती है। नीड मस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत रहती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी। अकाउंटेबिलिटी टू द डेलीगेटर मैनेजर, और अकाउंटेबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन में टू द ऑर्गेनाइजेशन रहती है। ओके। एग्जाम्पल है, सोच की तो एक मार्केटिंग मैनेजर है। ओके।
तो डिसाइड करता है कि इंटर्न को सोशल मीडिया ऐड कैंपेन का काम दे। इंटर्न है हमारा, उसको सोशल मीडिया ऐड कैंपेन का काम देना है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कैंपेन बनाना। अथॉरिटी देता हूँ टूल यूज़ करने की परमिशन। और तो उसे रिजल्ट का रिपोर्ट मांगता है, अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीज़ मैं करूँगा अपना, ये पूरा प्रोसेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आग वाला इमोजी। ओके। ओके, हम एक मार्केटिंग मैनेजर है, हमने एक इंटर्न रखा है, उसको हमने अथॉरिटी दी है कि आप हमारा फेसबुक का पेज यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब कैंपेन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, बना, पेज यूज़ कर और रिजल्ट मेरे को ला कर दो। तो ये हो गया अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। कंक्लूजन, डेलीगेशन इज द की managerial skill. It not only boosts organizational efficiency but also develops trust and leadership in teams. A good manager is one who knows what to delegate, how much to delegate, and whom to delegate. A good manager is one who knows whom to delegate, how much to delegate, and whom to delegate, and what to delegate. Without effective delegation, an organization can never grow beyond a point. इफेक्टिव डेलीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम पूरा आप ज़िंदगी में नहीं करने वाले हो। आप बांटो नीचे वाले काम को, आप ऊपर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज में फोकस करो। ओके, इसलिए लोग इंटर्न्स रखते हैं, अनपेड इंटर्न्स, काम कराने के लिए उनसे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लास्ट टॉपिक बचा है। ओके, थैंक गॉड, लास्ट टॉपिक। यस, मूविंग अहेड। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक ये ओबी में भी था। कितने मिनट हो गए? 31 मिनट्स हो गए। ओके, नॉन स्टॉप बोलते हुए। ओके, टॉपिक 6, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर रनिंग पैरेलल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफिशियली प्लान्ड होती है, रूल्स एंड हायरार्की फॉलो करती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप्स और फॉर्मल ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। ओके, नेवर माइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफिशियली प्लान्ड होती है, रूल्स एंड हायरार्की फॉलो करती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये नेचुरली बनती है, दोस्ती या पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पे। दोनों इंपॉर्टेंट होती है, एक डिसिप्लिन बनाता है, दूसरा बॉन्डिंग लाता है। Formal organization, meaning it is the official structure designed by management. It defines roles, responsibility, relationships as per hierarchy and policies. Formal organization is one which is deliberately created by the management to achieve specific objectives. Okay, formal organization is the one deliberately created by the management to achieve specific objectives. Characteristics क्या रहते हैं? Fixed rules and responsibility and hierarchy रहती है। फिक्स्ड रूल्स एंड हायरार्की, रिटन कम्युनिकेशन रहता है, डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल ओरिएंटेड रहती है। सब एक फॉर्मल सेटअप के बारे में बता देना। रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उधर पे हायरार्की रहती है, एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। ओके, मतलब कि आपको रेजिग्नेशन भी देना है तो लिखित में देना पड़ता है। डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्लियर रहती है, गोल ओरिएंटेड रहती है। ओके, एडवांटेजेस, क्लैरिटी इन रूल्स, इजी कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल रहता है, अचीव्स अनऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लिमिटेशंस ये है, कैन बी रिजिड, स्लोअर कम्युनिकेशन, डजंट कंसिडर इमोशंस और सोशल नीड्स। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रेग्नेंट हैं, आप आएँ काम करें। मजाक कर रहा हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, meaning it arises naturally and spontaneously among employees due to personal interaction, friendship, common interest, etc. Informal organization is the network of personal and social relationships that develop automatically among people. Informal organization is the network of personal and social relationships that develop automatically among people. कैरेक्टरिस्टिक्स, नो ऑफिशियल स्ट्रक्चर, जैसे वहाँ स्ट्रक्चर रहता है, हायरार्की रहते हैं, रूल्स रहते हैं, और फॉर्मल में यहाँ नहीं रहता ऐसा कुछ। बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन पे बेस्ड रहती, पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स पे, और ऑटोमेटिकली डेवलप होती पीपल में बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशंस। यूजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, व्हाट्स दैट, आई डोंट नो, बट ठीक है। यूजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नो फिक्स्ड रूल्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है भाई यार में बातचीत होती है, नो फिक्स्ड रूल्स, कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। एडवांटेजेस, इंप्रूव्स मोराल, फास्टर कम्युनिकेशन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट, हेल्प्स इन सॉल्विंग इनफॉर्मल इशूज़, बहुत सारे इनफॉर्मल इशूज़ सॉल्व करने में हेल्प होती है। लिमिटेशंस, कैन लीड टू र्यूमर्स, ग्रेप वाइन, आई डोंट नो ग्रेप वाइन क्या है, कैन लीड टू र्यूमर्स, नो अकाउंटेबिलिटी, may resist change, can form groups against management if misused. ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये याद रख लेना थोड़ी चीज़ें। कंपैरिजन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एंड हो ही गया है हमारा थर्ड यूनिट जल्दी से ख़त्म। 39 मिनट्स के 34 मिनट्स हुआ है ना
ख़त्म हो जाएगा अब भी। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लान बाय मैनेजमेंट और अराइजेज नेचुरली इनफॉर्मल। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइंड एंड ऑफिशियल, अनडिफाइंड एंड अनऑफिशियल। रिटन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एंड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। टॉप टू बॉटम फॉर्मल में रहता है, टॉप टू बॉटम। नो फिक्स्ड फ्लो रहता है इनफॉर्मल में, मतलब कि आपका इंटर्न भी आपका बॉस को कुछ भी बोल सकता है। पर्पस अचीविंग बिजनेस गोल्स, पर्पस उनका रहता है फुलफिलिंग सोशल नीड्स। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिलिंग सोशल नीड्स। स्टेबिलिटी मोर स्टेबल एंड परमानेंट रहता है फॉर्मल, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक रहता है इनफॉर्मल। एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी, इमेजिन एक ऑफिस है, उसमें एचआर मैनेजर ऑफिशियली रिपोर्ट करता है सीईओ को, ये फॉर्मल है। लंच ब्रेक में वही एचआर और मार्केटिंग वाले गॉसिप करते हैं, क्रिकेट डिस्कस करते हैं। ओ, इनफॉर्मल। ओके, both formal and informal organizations are essential. Formal provides discipline and structure, informal builds team spirit and quick communication. A good manager understands and uses both to build a healthy workplace environment. Okay, done है। Okay, let's start unit 4। ओके, यहाँ ये यूनिट 3 ख़त्म होती है एंड ये वीडियो भी ख़त्म होता है। आपसे मिलता हूँ अगले यूनिट 4 की वीडियो में, जो कि आप इसके बाद देख लीजिए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके नोट्स में डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, इसके पूरे नोट्स यूनिट 3 के, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। और इसके सिलेबस जो है आरडीवी वाला, जो ज्ञान गंगा के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा ऑफ कोर्स, वो भी इसके नीचे मिल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज वाले पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। और इस यूनिट 1 और यूनिट 3 का अगर वीडियो देखना है तो वो भी मिल जाएगा चैनल पे जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।